पहले उस थ्योरी की तो बात कर लें जिस थ्योरी ने हमें बनाया, हमारे इस यूनिवर्स को बनाया। थ्योरी इज कॉल्ड बाय द नेम बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है और इस थ्योरी को सबसे पहले प्रेजेंट किया गया है 1937 में। अप्रोक्सीमेटली अमेरिकन साइंटिस्ट और इंग्लैंड के कुछ साइंटिस्ट मिलकर के इस थ्योरी को पहली बार हाइपोथेटिकली प्रपोज करते हैं और इस थ्योरी से ही हम समझते हैं कि हमारा यूनिवर्स बना है। ये साइंटिफिक थ्योरी है और बट ये जो थ्योरी है ये एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ जो है हाइपोथेटिकल वे में ही देखी जा सकती है और समझी जा सकती है। तो जनरली हम जब बात करें हमारे इस दुनिया में जब कुछ नहीं था, हमारे इस धरती पर या फिर यूनिवर्स में कोई भी चीज नहीं रहा था, तो केवल और केवल खाली स्पेस रहा था और वो स्पेस माना जाता है, स्पेस था, एम्प्टी स्पेस था, एम्प्टी स्पेस था और एम्प्टी स्पेस इज जस्ट मेड अप ऑफ सम डस्ट पार्टिकल्स। These dust particles is stated by a name, they are called by a name cosmic dust। कॉस्मिक डस्ट रहे थे उस टाइम पे और कॉस्मिक डस्ट रहने के साथ साथ ये कॉस्मिक डस्ट आपस में इस तरीके से जब ये यूनिवर्स का फॉर्मेशन होने वाला था तो ये आपस में जाकर के एक दूसरे से जुड़ने लगे, ये आपस में कॉम्प्रेशन शो करने लगे और उन कॉम्प्रेशन की वजह से ये सारे मॉलिक्यूल आपस में पास आने लगे और जब पास आए और ये आपस में पास आने लगे तो इनकी वजह से इन कॉस्मिक डस्ट की जो डेंसिटी पहले लो थी वो डेंसिटी क्या होने लगी, यहाँ से हाई होने लगी, डेंसिटी इंक्रीज करने लगी, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज करने लगा और जैसे ही ये मॉलिक्यूल पास में आया और उनकी वजह से एक सॉलिड मास का क्रिएशन हुआ होगा यहाँ पर और वही सॉलिड मास आगे चल करके एक्सप्लोड कर दिया और एक्सप्लोजन की वजह से इन कॉस्मिक डस्ट के एक्सप्लोजन की वजह से छोटे छोटे इस तरीके के मॉलिक्यूल्स और इस तरीके के बॉडीज का फॉर्मेशन शुरू हो गया। These bodies after this explosion are called by a name nebula and the explosion that is happened over there is called by a name single large explosion, single large explosion, and this single large explosion is directly called by a name big bang। जो पहली बार वो आवाज तेज से आवाज आई, बड़ी आवाज, बिग बैंग, बिग बैंग टेल अबाउट लार्ज साउंड, लार्ज सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन इज डायरेक्टली ट्रीटेड बाय द नेम बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी यही कहती है कि पहले सारे के सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या शो किए, कंप्रेशन शो किए। अर्ली जो स्पेस था वो क्या किया, कंप्रेशन शो किया, कॉस्मिक डस्ट के पार्टिकल आपस में आकर के टकराए, डेंसिटी इंक्रीज की, टेम्परेचर इंक्रीज की, उसके बाद से होता है ये सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन एंड बिकॉज ऑफ दिस सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन these cosmic dust and some gaseous molecules are also present over there, some gases and the very lighter gases are present over there and the lighter gas are the lightest gas about whole the chemistry is just the hydrogen। तो उस टाइम पर हाइड्रोजन लाइक चीजें थी। तो बेसिकली ये कॉस्मिक डस्ट और हाइड्रोजन नाम के पार्टिकल ये छोटे छोटे इस तरीके के बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ। दीज बॉडीज आर जस्ट कॉल्ड बाय नेम नेबुला। Nebula is also the made up of two things, that is the cosmic dust and the other thing is the hydrogen. Hydrogen and cosmic dust united together and after that the formation of this smaller body will happen. This thing is called by the name nebula. Nebula later after when the temperature and density is gone to be died, after the explosion the temperature is again go down, density also go down and because of that the formation of stars will happen। Stars will happen at our planet and you know that तारे जो आजकल आज तक हमारे इस धरती में ऊपर की तरफ दिख रहे हैं वो सारे तारे इसी तरीके के रिएक्शन के बाद बने हैं। आगे चल करके बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आप एज यू नो दैट यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल जब आपस में टकरा रहे हैं तो कोई ना कोई यहाँ पर एनर्जी रही होगी और यही एनर्जी आगे चल करके इस तरीके के हैवी मासेस का फॉर्मेशन किया और हमने एक थ्योरी पढ़ रखा है आइंस्टीन की थ्योरी। दिस थ्योरी इज जस्ट इक्वल टू mc स्क्वायर। मींस एनर्जी जो होती है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है यदि उसे हम स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ाना शुरू कर दें। तो ये सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन इतना ज्यादा डेंजरस और इतना ज्यादा हैवी था जिसकी वजह से ये पार्टिकल बहुत ही फास्ट मूव करने लगे। स्टार आपको पता है ये बहुत ही तेजी से मास मूविंग विथ स्पीड, मास मूविंग with light speed,
लाइट की स्पीड से ये मूव करने लगे, सो दैट दिस पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी जस्ट आफ्टर द सम टाइम्स द इनका भी जो मास हैवी होने की वजह से टाइम के हिसाब से इनका जो स्पीड था वो कम होते चला गया, और आगे चल करके ये सारे के सारे स्टार्स आपस में एग्रीगेट करने लगे, एग्रीगेशन में एग्रीगेशन में हमें, और उन एग्रीगेशन में लाने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत थी, और वो फोर्स इन्हीं के मास के द्वारा प्रोवाइड किया गया। दिस फोर्स इज कॉल्ड बाय द नेम ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force is responsible for this, and because of the gravitational force these stars are just started moving in a such kind of a pattern. This pattern, you know that such kind of the helical pattern are the cochlea like motion. They started cochlea like such kind of movement, and because of such kind of the extraplanetary movement, gravitational forces also involved in this, and these things are later called by the name galaxies. They are later called by the name galaxies. And you know that we are living in a galaxy that is called by the name Milky Way galaxy. बिलियंस ऑफ, और जब इस तरीके का एक्सप्लोजन हुआ उससे एक दो पार्टिकल या एक दो नेबुला का फॉर्मेशन नहीं, हजारों नहीं, यहाँ से लेकर के लाखों और लाखों से भी ज्यादा, यहाँ बिलियंस में स्टार्स, ट्रिलियंस में स्टार्स बने, और बिलियंस में गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, बिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज बनी, और उनमें से अपनी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, एज यू नो दैट कोई भी गैलेक्सी जब होती है, किसी भी तरीके का स्टार्स है, तो उसके सामने भी, उसके चारों तरफ भी कुछ प्लैनेट जो होते हैं चक्कर लगा रहे होते हैं। तो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये ढेर सारे सोलर सिस्टम से मिलकर के बना है, सोलर सिस्टम, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, and we are talking about the our solar system that present in the Milky Way galaxy. It's just made up of one star, and you know that वो star कौन सा है जिसने हमारे इस solar system को बना डाला? This is called by the name sun. After that, inside that around the sun हमारा इस तरीके से बीच में होता है, और इसके चारों तरफ इस तरीके से planet चक्कर लगा रहे होते हैं। तो टोटल अभी तक जो हमने planet ऑब्टेन किए हैं वो 9 planets हैं, और जैसे कि आपको पता ही है 9 टोटल प्लैनेट्स हैं, और प्लैनेट्स के अराउंड भी कुछ इस तरीके की एस्टेरॉइड बॉडीज मूव कर रही होती हैं, सैटेलाइट बॉडीज मूव कर रही होती हैं। तो अब तक हमने 290 सैटेलाइट्स या 290 मून लाइक थिंग्स को ऑब्जर्व किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर ढेर सारे अदर पार्टिकल्स भी इस एनवायरनमेंट में पाए जा रहे होते हैं। दे आर कॉल्ड बाय द नेम steroids, and along with that some other cosmic things are also present in this। तो इस तरीके से आगे चल करके इन्हीं 9 प्लैनेट्स में से हमारा एक लाइफ सर्वाइविंग प्लैनेट निकला, लाइफ प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, और इसी लाइफ प्लैनेट पर आज हम अवेलेबल है। दिस प्लैनेट इज जस्ट कॉल्ड बाय द नेम अर्थ। क्या वो रीजन था जिसकी वजह से केवल और केवल इस अर्थ पर ही लाइफ है? जैसे कि आपको सोलर सिस्टम में पता होता है कि जो पहला प्लैनेट है, दिस थिंग इज कॉल्ड बाय नेम मरकरी। आफ्टर दैट जुपिटर इज प्रेजेंट, एंड आफ्टर दैट आवर प्लैनेट इज प्रेजेंट ओवर देयर, मरकरी, वीनस, एंड आफ्टर दैट अर्थ इज प्रेजेंट, मरकरी, वीनस एंड अर्थ, एंड आफ्टर दैट जुपिटर इज प्रेजेंट ओवर देयर। तो ये काफी सन से दूर है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में लाइट यहाँ पर पहुंच पाती है, और अर्थ भी कॉन्टिन्यूसली रोटेट होते रहता है। इसके एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेजेंट होना, यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात करें। दूसरी चीज जो है यहाँ पे क्लाइमेट की अवेलेबिलिटी, और सन से प्रॉपर डिस्टेंस, सन से हीट मिलने की पावर की वजह से हमारे इस प्लेनेट पर ही लाइफ पाई जाती है, और किसी दूसरे प्लेनेट पर अभी तक तो हमने ऑब्टेन नहीं किया है कि लाइफ है या नहीं है। तो ओके दोस्तों, ये सारी चीजें कहानी, और इस तरीके से हमने अर्थ का फॉर्मेशन कर दिया। जब अब अर्थ बन चुका है, जब ओरिजिन हो चुकी है, तो आपको पता ही है ओरिजिन के साथ साथ हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब अर्थ ग्रेजुअल डेवलपमेंट कर रही है। एट दैट टाइम फॉर्मेशन हुआ 4.5
बिलियन ईयर पहले। और आज तक हमारे इस अर्थ पे नए नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, उनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो आए और उनका एक्सटिंक्शन भी हो गया और हमें पता तक नहीं चला। तो हमारी स्टडी जितना ज़्यादा कंसीव करती चली जाती है, जितना हम ब्रॉड करते हैं, उससे हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं और वो इंफॉर्मेशन हमारे लाइफ को बेटर बना देती हैं। तो इवोल्यूशन एक ऐसा ही टॉपिक है जिसकी वजह से ये सारी कहानियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको फोकस करना होता है सोलर सिस्टम के बारे में, थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है, गैलेक्सीज के बारे में आप ध्यान रखना। मिल्की वे गैलेक्सी इज आवर गैलेक्सी, कॉस्मिक डस्ट एंड हाइड्रोजन इज अवेलेबल ओनली फर्स्ट सो कंप्रेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट द डेंसिटी एंड टेंपरेचर इज गोइंग अप। तो ये सारी चीजें थी। नेबुला डायरेक्टली स्टार्स का फॉर्मेशन किया। जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम पे बोला जाता है कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई था, और ये टेम्परेचर केल्विन में था 1000 केल्विन, और 1000 केल्विन से भी ज्यादा। पहले तो 500 केल्विन माना जाता था, लेटर इसका टेम्परेचर डिक्रीज करके 1000 केल्विन हुआ। उस टाइम पर जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो अर्थ जलता हुआ एक आग का गोला था केवल, और उसके मिडिल पोर्शन को साइंटिस्टों ने कंसीडर किया कि बीच में तो उसका फोर्थ सेंट्रल पॉइंट रहा होगा, और सेंट्रल पॉइंट से लेकर के वो बाहर तक का एक 6400 किलोमीटर का एक पूरा का पूरा पेरिफेरल गर्थ डेवलपमेंट किया, जिसे हम रेडियस ऑफ अर्थ कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये कोर और कोर के पास वाला एरिया आज भी हम मानते हैं कि ये एरिया आज भी गर्म है, यहाँ पे टेम्परेचर आज भी हाई है। उस टाइम पर जब फॉर्मेशन हुआ था तो इस जोन में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर था, और जो बाहर का जोन था जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, दिस जोन इज कॉल्ड बाय नेम क्रस्ट and outer surface is called by the name crust, outer layer. And here we are talking about the inner portion. Inner portion of the first earth is just called by the name is the mantle. Mantle and core is here. The temperature of mantle is high. यहाँ पे टेम्परेचर जो था मोर था, टेम्परेचर हाई था। बट यदि हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट पे टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर ऑफ द क्रस्ट इज लो, टेम्परेचर यहाँ पर लो था। जैसे जैसे जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम पे ये गर्म था, तो यहाँ पे चीजें गर्म चीजें रख दी गई और बाहर का टेम्परेचर हाई है। तो आपको पता ही है जब ये गर्म चीजें इनमें जब इनका बर्निंग होगा तो यहाँ पे गैसेस का फॉर्मेशन होगा, और ये गैसेस कहाँ जाना चाहेंगे? गैसेस बाहर निकलना चाहेंगे, अपने आप को फ्री करना चाहेंगे। तो ये वोल्टेज स्टेट के चीज जो मेंटल था, ये बाहर इस तरीके से लावा के फॉर्म में निकला, और यही अर्थ के सरफेस से जब निकला तो अर्थ के ऊपर तक गया, और ऊपर से जब ये नीचे की तरफ आया तो इस तरीके से हम इसे बोलना शुरू किए वॉल्केनोस। तो अर्ली अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसके चारों तरफ के सरफेसेस थे इसी तरीके के वॉल्केनोस होने लगते होते रहते थे, और जिसके वजह से हमारे इस अर्थ क्रस्ट के माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। आगे चल करके ये वॉल्केनोस फोल्ड हुए, और उन्हीं के जब टेम्परेचर स्लो कर गया तो हमारे अर्थ के ऊपर इस तरीके के लेयर्स, एबनॉर्मल लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ, जिन्हें हम आज के टाइम पर माउंटेन्स कंसीडर करते हैं। माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से बार बार ये कॉन्टिन्यूअस वॉल्केनिक एक्टिविटीज होते रहते थे, और इन्हीं कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज की वजह से हमारे सारे माउंटेन्स बने। और जब ये माउंटेन्स बाहर के साइड में निकलते तो इस तरीके से मॉल्टेन लावा का फॉर्मेशन करते, और साथ ही साथ इनके साथ साथ कुछ गैसेस भी बाहर निकल करके आए, जिसमें CO2 था। CO2 के अलावा यदि हम बात करें तो इन्हीं गैसेस में अमोनिया अवेलेबल था, इन्हीं गैसेस में मेथेन था, और साथ ही साथ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी ऊपर के एनवायरनमेंट में निकल करके आए। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होने की वजह से अर्ली अर्थ का जो ये इस तरीके का रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, आगे चल करके इस तरीके का, यहाँ पर आप देख रहे हो कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम से लेकर के वॉल्केनिक एक्टिविटी जब तक होते रहे, मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा होगा, तब जा करके इस तरीके का एनवायरनमेंट बना होगा। दिस एनवायरनमेंट या अर्ली अर्थ एनवायरनमेंट, अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करें या इन्वायरमेंट की बात करें तो दैट इज रिडक्टिव इन नेचर, रिडक्टिव था या रिड्यूसिंग नेचर का था। बट जैसे टाइम बीतते चला गया, वहां पर रखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल
जब सन की लाइट यहाँ से आनी शुरू हुई, यहाँ से अल्ट्रा वायलेट के रेज के फॉर्म में आनी शुरू हुई, तो उन्होंने CO2 मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया और उसकी वजह से कार्बन पार्टिकल्स निकले और साथ ही साथ सब मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया है यहाँ पर। और यही ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन था जो आगे चल करके अमोनिया से और आगे चल करके मेथेन से रिएक्ट किया। जब ये आगे चल करके अमोनिया से रिएक्ट किया तब जाकर के यहाँ से NO2 जैसे गैस का फॉर्मेशन शुरू हुआ। साथ ही साथ ये यहाँ पर रखा हुआ हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्ट करना शुरू किया और इस तरीके से वाटर का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब ये आगे चल करके मेथेन से रिएक्ट किया होगा तब जाकर के कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन किए होंगे। तो देख लो दोस्तों, अब जाकर के वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है जब अल्ट्रावायलेट रेज आकर के कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर रहे हैं। और ये जब वाटर बनने शुरू हुए तो ये वाटर भी जब एक तवा जैसी चीज इतनी गर्म प्लेट के ऊपर गिरते थे, ये वाटर के मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ पर आकर के गिरते ये अगेन और अगेन पेपर में कन्वर्ट हो जाते। ये तुरंत लिक्विड फॉर्म का वाटर था ही नहीं, उस टाइम पर केवल और केवल इस पेपर फॉर्म का वाटर था जो जैसे ही नीचे गिरता इवापोरेट हो जाता और इवापोरेट होकर के फिर से ऊपर चला जाता। इवापोरेशन आफ्टर दैट जब इसका इवोपोरेशन होता तो आगे चल करके ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करने लगता। इन्हीं की वजह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता और ये क्लाउड आगे चल करके तो क्लाउड बनने की प्रक्रिया होती है वाटर वेपर से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाय द नेम कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक तो डस्ट पार्टिकल और दूसरी चीज है गैसेस मॉलिक्यूल। अलोंग विद दैट यहाँ पर वाटर वेपर होते हैं। तो वाटर वेपर जब क्लाउड में कन्वर्ट होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाय द नेम कंडेंसेशन। तो सेकंड फेज ऑफ द वाटर साइकिल इज कॉल्ड बाय द नेम कंडेंसेशन। लेटर व्हेन जब क्लाउड जो होते हैं ढेर सारे क्लाउड आपस में आकर के जुड़ते हैं या क्लाउड में रखे हुए डस्ट पार्टिकल का पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जब टकराता है तो क्लाउड का आगे चल करके प्रेसिपिटेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेशन और यही क्लाउड फिर से रेन के फॉर्म पे आकर के फिर से हमारे इस धरती पर गिरता था और इस साइकिल से कॉन्टिन्यूसली ये साइकिल चलते रहते थे और इस तरीके से धीरे धीरे इस अर्थ का टेम्परेचर अब जाकर के डाउन होना शुरू हुआ। अर्ली अर्थ बहुत ही गर्म था लेकिन जैसे ये वाटर साइकिल वहां पर चलना शुरू हुआ, वाटर साइकिल की वजह से टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो कर गया। और ये वाटर जो यहाँ पर माउंटेन्स के फॉर्मेशन हुए थे तो कई सारे जगहों पर ऐसा भी था जहां पर गड्ढों का फॉर्मेशन या डेप्थ का क्रिएशन हो गया था। इन डेप्थ में आकर के ये वाटर फिल होने शुरू हो गए और तब जाकर के यहाँ पर वाटर आकर के डिपॉजिट हुआ। पहले वाटर का फॉर्मेशन हुआ और फिर जाकर के डिपॉजिट हुआ। आगे चल करके जब ये वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होने शुरू हुए और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ब्रेक हो ही रहा था, ये वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और साथ ही साथ यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैसेस में ब्रेक होने लगे, जिसकी वजह से हमारे जब ऑक्सीजन का वाटर का फॉर्मेशन हो गया तब जाकर के हमारे इस एनवायरनमेंट के ऊपर ऑक्सीजन का भी अमाउंट बढ़ने लगा। जब टेम्परेचर लो हुआ अर्थ का तब जाकर के ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने लगा। पहले से ये सारी गैसेस थी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मेथेन और हाइड्रोजन तो पहले से अवेलेबल थे और इसके बाद से जब ऑक्सीजन भी आकर के यहाँ पर ऐड हुआ और ऑक्सीजन भी बहुत ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल था। उस टाइम का ऑक्सीजन भी जब अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आता था तो अपने आप को ऑक्सीजन के नेसेंट मॉलिक्यूल में ब्रेक कर लिया करता था। आगे चलकर के नेसेंट रिएक्टिव मॉलिक्यूल भी ऑक्सीजन से मिलते और तब जाकर के वहां पर ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। और जैसे कि आपको पता ही है ओजोन लेयर, तो इस तरीके से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कुछ ईयर के बाद हुआ जो अर्थ के चारों तरफ अप्रोक्सीमेटली आज के टाइम पर हम देखें तो 47 या फिर देखें तो 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जा रहा होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे अर्थ सरफेस से 45 किलोमीटर ऊपर एक 5 किलोमीटर मोटी चादर पाई जाती है जो इस ओजोन गैस से मिलकर के बनी हुई है और उन्हीं के वजह से पहले तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाते थे, लेकिन आज वो अल्ट्रावायलेट रेज यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं और हम जैसे इंडिविजुअल की लाइफ, हम जैसे इंडिविजुअल का जो ये स्किन है उनके बर्निंग से बचा रह जाता है। बहुत ही हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, उनकी वजह से हमारे सेल्स में म्यूटेशन हो जाता है, हमारे डीएनए तक को ब्रेक कर दे रही होती है।
तब जाकर के इसको बचाने के लिए, इससे हमारे प्लेनेट पे बनने वाले, आगे चल करके बनने वाले इंडिविजुअल को नेचर बचाना चाहता था और म्यूटेशन से रोकना चाहता था, इसीलिए इन अल्ट्रावायलेट रेज को यहीं से रिफ्लेक्ट करा दिया ओजोन की मदद से। और तब जाकर के इस एटमॉस्फेरिक कवर के अंदर ये पूरा का पूरा होल एटमॉस्फेरिक लेयर जो अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर का है, ढेर सारी लेयर से मिलकर के बना है। तो फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड बाय नेम troposphere, stratosphere, after that mesosphere is present and exosphere, ionosphere, such kind of 5 spheres are present here। तो इन सारे स्फीयर से हमारा एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। एटमॉस्फेयर जो कितना ऊंचाई का है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 400 किलोमीटर की हाइट तक पाया जा रहा होता है। और इस एटमॉस्फेयर में अब जाकर के ऑक्सीजन फिल होना शुरू हुआ, और ऑक्सीजन जब आ गया तब जाकर के पहले जो ये रेड्यूसिव हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, आगे चल करके यही ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो गया। और तब जाकर के ऑक्सीजन सर्वाइवल गैस का यूज करना हमारे प्लेनेट पर बन रहे लाइफ, जो ये वाटर था, यही माना जा रहा होता है कि वाटर के अंदर ही पहली लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। और पहली लाइफ को बनाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा इंतजार करना पड़ा, 500 मिलियन ईयर का टाइम लगा। तो इतने टाइम के बाद जाकर के अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ साल लग गए केवल और केवल लाइफ के फॉर्मेशन में। और तब जाकर के हमारा इस तरीके का सुटेबल हमारा प्लेनेट, हमारा सर्वाइविंग प्लेनेट अर्थ बना और उसका एटमॉस्फेयर। ये सारी कहानी को हमने यहाँ पर कंसीडर किया। हर एक पॉइंट पे फोकस रखिएगा, स्टोरी के टाइप में मैंने बता रखा है, तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज। ओके।